तो टेलर का अप्रोच रिलेटेड टू फैक्ट्री था चिल्ड्रन, क्योंकि इन्होंने फैक्ट्री में काफी काम किया था और इसीलिए इनके प्रिंसिपल्स ज्यादातर फैक्ट्रीज में ही अप्लाई होते हैं। तो ही बेस्ड हिज टोटल कंट्रीब्यूशन ऑन टू थिंग्स, द प्रिंसिपल्स वुड बी साइंटिफिक एंड द टेक्निक विल ऑल्सो बी साइंटिफिक। तो कोई भी चीज अगर साइंटिफिक होती है तो मतलब उसकी सो कॉल्ड सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज भी अवेलेबल है और एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसा इन्होंने फैक्ट्रीज में देखा कि जहां जहां इन्होंने काम किया, जहां पे भी आउटपुट बहुत ज्यादा था, उसी चीज को लोगों के लिए एक प्रिंसिपल बना दिया। गॉट इट क्लियर? मतलब जिस दवाई से ज्यादातर लोगों की तबीयत ठीक हो जाए, वही दवाई मानी जाएगी कि सबसे अच्छी दवाई है। फाइन, चलिए। सो चिल्ड्रन, ये 4 पॉइंट्स कॉपी कर लें। दीज आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। पहले मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूं। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब का मतलब है हम जब भी कोई डिसीजन लेंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अंगूठा छाप नियम नहीं चलेगा सर। जैसे जिसकी एज ज्यादा उसको प्रमोट कर दो, ये रूल ऑफ थंब हो गया। बट जिसका आउटपुट ज्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, प्रमोट हम उसी को करेंगे। इट इज साइंस। आपने बॉलीवुड में नेपोटिज्म देखा होगा, भतीजावाद। गॉट इट क्लियर? तो अगर आज बीजेपी के लीडर्स बड़े सक्सेसफुल हैं सो कॉल्ड, बट कांग्रेस थोड़ी सी बैकडोर पे चली गई, तो उसका रूल क्या है, उसका रीजन क्या है? कांग्रेस अप्लाई क्या करती है बच्चों? रूल ऑफ थंब। नाना जी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर दादी माँ प्राइम मिनिस्टर बनी, बहू बन नहीं पाती तो मनमोहन सिंह जी को बना दिया, और अब राहुल गांधी जी ख्वाब देख रहे हैं। ये रूल ऑफ थंब है। वाई बीजेपी इज सक्सेसफुल? कि भाई यहां पे जो अच्छा है वो आगे जाएगा। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आई बात? खोपड़े में बात गई? समझ में आ गया? पक्का? अगर हम बात करें कि भाई आपके स्कूल में प्रिंसिपल रिटायर हो गए, अब कोई प्रिंसिपल की चेयर पे तो बैठेगा ही बैठेगा। तो रूल ऑफ थंब इज दिस कि भाई हमने पड़ोस के स्कूल से जो प्रिंसिपल रिटायर हुआ उसको अपने यहां रख लिया। ये अंगूठा छाप नियम है। क्यों ये नियम है? भाई सैलरी कम देनी पड़ेगी, रिटायर्ड पर्सन है। साइंस क्या बोलती है? भाई हम एक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। अब प्रिंसिपल के लेवल पर रिटन टेस्ट तो नहीं होगा ना भाई, इतना तो आता ही होगा। अब उस इंटरव्यू में स्कूल के सीनियर टीचर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इट इज ओपन फॉर ऑल। एक लेवल का कंपटीशन है, दैट इज कॉल्ड एज साइंस। समझ में आ गया? मैं मूवी बना रहा हूं, शाहरुख खान जी ने बोला भाई मेरे बेटे को अपनी मूवी में रख लीजिए। मैंने कहा नहीं, उसको एक्टिंग तो आती नहीं है। आपके बारे में एक बार सोच सकते हैं, आप जुमा केसरी बोलते हैं बहुत बढ़िया, कह रहे रे वो सफेद पुड़िया बेचता है, वो और तेज है, उसको रख लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रखूंगा। फोन करवा दिए डराने धमकाने का दाऊद इब्राहिम से। अब डर गए तो रखना ही पड़ेगा। ये क्या है बच्चों? रूल ऑफ ऑडिशन टेस्ट करवाएंगे। जो पास होगा, क्वालिफाई करेगा, उसको रख लेंगे, बाकी को नमस्ते कर देंगे। डिफरेंस समझ में आ गया? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर एम्प्लॉयर सोचे कि एम्प्लॉय के घर का चूल्हा मेरी बदौलत जल रहा है, तो उसको यह भी सोचना चाहिए कि मेरे घर का चूल्हा भी उसी की बदौलत जल रहा है। तो जितना एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर के लिए, उतना ही एम्प्लॉयर सिर्फ एम्प्लॉय के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के बीच में अच्छे हार्मोनियल रिलेशंस होने चाहिए, कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए। जो भी सो कॉल्ड आपस की बैक बाइटिंग है वो अलग, बट काम पे उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो मेनी प्लेसेस पीपल मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने भी ऐसा देखा होगा, एक ऑफिस के अंदर काफी एक दूसरे से अपने एम्प्लॉयर की बुराइयां कर रहे हैं, बट बाहर किसी के सामने वो ऐसा काम नहीं करते। इज दैट अंडरस्टूड? वो कहते नहीं हमारा ऑफिस तो बहुत बढ़िया है, हमें तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितना भी बोल ले, डांट ले, कुछ भी कर ले, बट दूसरे कंपनी के लीडर्स के सामने अपने एम्प्लॉयज की बुराई नहीं करनी चाहिए। सो हाउ मच एम्प्लॉय इज कंसर्न विद द एम्प्लॉयर and how much employer is concerned with the employee is going to determine कि level of output क्या होगा। तो दोनों के रिलेशन अगर अच्छे होंगे तो भाई बिजनेस तरक्की करेगा, और अगर एक दूसरे की काट खोजते रहेंगे तो बिजनेस अच्छा नहीं हो पाएगा। आए दिन हड़ताल पे जा रहे हैं, एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हो रहा है तब भी वो ना लाइक सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज व्हाट? डिस्कॉर्ड। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये तो था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता, ये एम्प्लॉय एम्प्लॉय का आपस का रिश्ता है। तो इफ आई एम गुड एट समथिंग, आई शुड नॉट कीप दैट नॉलेज अप टू मी ओनली, रादर आई शुड शेयर इट विद माय काउंटर पार्ट इन द ऑफिस।
और अगर वो किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा है तो मेरे को उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कोऑपरेशन। जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल के क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो अपने में ही मौज में हैं और दूसरे की हेल्प वगैरह करना ही नहीं चाहते, तो दे आर अप्लाइंग व्हाट? इंडिविजुअलिज्म। तो जब उनके पेन की इंक खत्म हो जाती है एग्जाम में, दूसरे बच्चे बहुत मजा लेते हैं उनसे। गॉट इट क्लियर? तो क्या करना चाहिए भाई? कोऑपरेशन। अब ऐसा ना हो कि एग्जाम में नकल मारने लग गए आंसर नहीं, टीचर ये क्या चल रहा है? मैम, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, I have studied something. I am not based on the theory of individualism. Rather, I am cooperating everybody. Everybody should get good marks. Ma'am कहेंगी चलो, I'll also now cooperate. Your parents will now also cooperate, and we'll have a suspension for you for the same cooperation. Principal is also going to cooperate. तो जब आप cooperation करेंगे इस तरह का, तो principal भी cooperation कर देंगे आपके साथ। समझे? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एम्प्लॉय के पास कोई आइडिया है, वो एम्प्लॉयर से शेयर कर सकता है दूसरे लोगों के ऊपर अप्लाई करने के लिए। खोपड़े में बात गई। तो अपने बारे में सिर्फ ना सोचें, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें। इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? आपने सुना होगा काफी सीनियर क्लासेस के बच्चे घर से तो निकलते हैं बट वो स्कूल नहीं पहुंचते। क्यों? स्कूल बहुत दूर था। बंक मार देते हैं। कहाँ चले जाते हैं? घूमने चले जाएंगे, शॉपिंग मॉल चले जाएंगे। तो शॉपिंग मॉल वालों ने क्या किया? अपने यहाँ कैमरे तो लगाए हुए हैं, और उन्होंने स्कूल ड्रेस में अगर किसी को देखा तो कहेंगे भाई 1:30-2-3 बजे तक तो स्कूल चलता है, तो स्कूल ड्रेस में शॉपिंग मॉल में हम अलाउ नहीं करेंगे। सर मान लीजिए पेरेंट के साथ आ रहा है, तो एक्चुअली उसका पेरेंट नहीं था, 5 साल पहले जो भैया पढ़ते तो फेल हो गए तो पेरेंट बन गए हैं। इज दैट क्लियर? अब मम्मी को शक हो गया कि बच्चे के पापा कितने पहले ही बताओ, तो इन दैट केस पेरेंट्स भी नहीं इस तरह से आपको लेके जाएंगे। तो अब स्कूल सोच रहे हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। बच्चे को क्या डेली घर से फोन कर, आपका बच्चा निकल रहा है स्कूल आ रहा है आज? वो नो, बच्चे को RIFD एनेबल्ड आइडेंटिटी कार्ड दे दिए जाए। वो कहीं पे भी होगा धरती पे, सैटेलाइट ट्रैकिंग से पकड़ जाएगा। सैटेलाइट ट्रैकिंग से पकड़ जाएगा। अब अगर हर टीचर एब्सेंट बच्चे के घर फोन करके पूछ रहा है तो बेचारा पढ़ाएगा कब? 2 पीरियड तो उसी में निकल गया। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? रूल ऑफ थंब। और अगर ट्रैक्ड ID कार्ड है, साइंस हो गया। अगर ये रूल या ये टेक्निक किसी टीचर को पता है तो उसको प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर वो अपने किसी कोलीग को बता रहा है, और अगर बिजनेस के डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो इट इज दिस चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये बात समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं आई? तो झटपट इन पॉइंट्स को लिख लें। सो पहला आ गया बच्चों, हाउ द एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड, सीनियोरिटी के बेसिस पे या परफॉर्मेंस के बेसिस पे? तो रूल ऑफ थंब क्या बोलता है? सीनियोरिटी। साइंटिफिक बेसिस क्या बोलता है? परफॉर्मेंस के बेसिस पे। समझ में आ गया? तो यही है बच्चों साइंटिफिक मैनेजमेंट। समझ में आ गया? तो घर में अगर गेस्ट आए तो किस बहू को दादी माँ सो कॉल लगाएंगी उनके साथ बैठने में, और कौन लोग किचन में काम करेंगे? जिन गेस्ट्स को जो बहू सबसे ज्यादा जानती है वो उनके साथ बैठ के बातचीत करेगी। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब अगर चाची के मायके से लोग आए हैं तो चाची विल बी सिटिंग इन द ड्राइंग रूम एरिया विद दादी माँ एंड दादाजी, एंड मम्मी विल बी इन द किचन कुकिंग चिकन। समझ में आ गया? मम्मी के रिलेटिव्स आए, मतलब आपके नानी के यहां से कोई आया है, तो मम्मी विल बी सिटिंग इन द ड्राइंग रूम विद दादाजी दादी जी एंड रिलेटिव्स, एंड चाची जी कह रही मैं जा रही हूँ मेरी किट्टी पार्टी है आज। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, समझ गए इस बात को? झटपट लिख लें लोग। चलिए चलो, सो ये समझ में आ गया साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है चिल्ड्रन। सो बिजनेसमैन क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, वो कोई भी ऐसी चीज पे काम नहीं करते जो किसी ने बस बोल दी। दे डू इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स। आपने बच्चों कभी घर में दादी माँ को लस्सी बनाते हुए देखा हुआ है? बिकॉज मम्मी की जनरेशन से मैं ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, दादी माँ की जनरेशन से एक्सपेक्टेड है। अगर आपने कभी दादी माँ को लस्सी बनाते हुए देखा हो चिल्ड्रन, तो दादी माँ एक स्पेशल तरीके का सो कॉल्ड यूज करती होंगी टूल, और ये टूल कुछ ऐसा होता होगा चिल्ड्रन, एक मास्ट बंधा रहता होगा चिल्ड्रन, और इस मास्ट के सहारे सो कॉल्ड एक बड़ा सा मटका रखा रहता होगा, और यहां पे एक और मास्ट है चिल्ड्रन,
टाइड विद द रोप, और दादी माँ इसको हिलाती होंगी और बड़े से मटके घड़े टाइप में लस्सी बनती होगी। उसके बाद इसी को थोड़ा छोटा कर दिया गया और वो एक मथानी होती है घर में, जग के अंदर या लोटे के अंदर हमने शुगर और सो कॉल्ड वो क्या होता है व्हाइट कलर का दही, वो डाल दिया और उसको ऐसे ऐसे मथा। उससे भी आसान तरीका आजकल क्या आ गया है, मिक्सर ग्राइंडर। तो आजकल की जो मम्मी लोग हैं, मॉडर्न मम्मी लोग, दे यूज मिक्सर ग्राइंडर। थोड़े पहले की जनरेशन जब मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता था तो वो मथानी यूज की जाती थी। और पहले की जनरेशन जब जॉइंट फैमिली, जॉइंट नहीं जॉइंट, 15-20 लोग का परिवार होता था, मैंने देखा अपनी दादी माँ को करते हुए, तो शी यूज्ड टू सिट ऑन दैट पीड़ा और मूड़ा जिसको बोलते हैं, और ऐसे ऐसे रस्सी से मथती थी उसको। और क्योंकि भाई 12-13 लोग थे तो लस्सी भी लीटर के भाव से बना करती थी। घर छोटे हो गए, आई रिपीट चलन, घर छोटे हो गए, तो वो 18 लोग का परिवार 4 लोग में से बंट के रह गया, तो जग में लस्सी बनने लग गई। घर और छोटे हो गए, 2 हो गए हस्बैंड वाइफ, कितनी बार तो 25 रुपए की बाजार से खरीद लाते हैं, कितनी बार घर में ही सो कॉल्ड मिक्सर ग्राइंडर बन जाती है। तो अब ये जो मिक्सर ग्राइंडर बना बच्चों, ये किस चीज पे बना, उसी ट्रेडिशनल बेसिस पे। और मॉडर्न बता दूं, देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड एज ब्राउन, BRAUN, उन्होंने हैंड हेल्ड मिक्सर बना दिया। एक बीकर जैसा डिवाइस है, उसी में डाल के हाथ से ही मथानी से मत लो, तो जग वाला कार्यक्रम भी खत्म हो गया। तो अगर ये वाली मथानी कभी होती ना बच्चों, तो क्या आज का ये ब्राउन का हैंड मिक्सर होता, बिल्कुल ना होता। तो देर आर सर्टन टेक्निक्स जिसको बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज स्टडी करते हैं। आपके सामने एक है बच्चों, नेम्ड एज व्हाट, वर्क स्टडी। सर ये क्या होता है? वर्क स्टडी इज अ स्पेशल स्टडी ऑफ अ प्रोडक्शन टेक्निक, जिसमें हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय को कितना टाइम लगा आउटपुट जनरेट करने में, कितना फालतू मूवमेंट उसका फैक्ट्री में हुआ। अभी आगे आप पढ़ेंगे मोशन स्टडी एंड ऑल दैट। इसीलिए हर मैकेनिक अपने टूल बॉक्स को अपने साथ लेकर चलता है। घर में अगर आपने कभी इलेक्ट्रीशियन बुलवाया हो और उसको फैन में कंडेंसर लगवाया हो, तो जब वो सीढ़ी क्लाइंब करता है बच्चों, जो उसका वो होता है प्लास, वो बेल्ट में फंसा लेगा अपनी, पेचकस ऐसे कान में बस वाले की तरह पेन कर रख लेगा, व्हाट क्लियर, और टेप तो मुंह से ही फाड़ेगा, क्योंकि वापस उसको बार बार उतरना पड़ेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये साइंटिफिक स्टडी की गई कि हर एम्प्लॉय को, हर मैकेनिक को, अगर उसको अपना टूल बॉक्स दे दे तो वो किसी दूसरे से टूल नहीं मांगेगा और किसी का काम हैम्पर होगा ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? आजकल के मॉडर्न एनवायरनमेंट में जो टिकट कलेक्टर्स होते हैं रेलवेज में चिल्ड्रन, दे हैव टैबलेट्स, तुरंत स्टेटस अपडेट करते हैं किस पैसेंजर ने बोर्ड किया और किसने बोर्ड नहीं किया। हर स्टेशन पे आपको वैकेंसी पता लग जाएगी किस कोच में कितनी है। तो ये कैसे आया? पहले ट्रेडिशनल मेथड से, टीटी अंकल के पास एक चार्ट होता था, उसमें टिक करते थे, अगले स्टेशन पे उस चार्ट को हैंडओवर करते थे, फिर उसको देखकर कंप्यूटर पे डेटा अपडेट होता था। गाड़ी तब तक 2 स्टेशन और आगे जा चुकी है, सीट खाली भी थी बट किसी को पता नहीं था तो बुक ही नहीं हो पाई। बट ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई तो पता है कि भाई इलाहाबाद से ट्रेन छूटी, लेटेस्ट से लखनऊ तक पहुंची, उसके आगे उसको ऋषिकेश तक जाना है, तो अब इलाहाबाद से लखनऊ में 20 सवारी बोर्ड की ही नहीं, तो लखनऊ में करंट बुकिंग में तुरंत रिजर्वेशन हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वर्क स्टडी। फिर हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई ये चीजें रियल एनवायरनमेंट में काम करेंगी या नहीं। तो ब्राउन वालों ने जब वो हैंड हेल्ड मिक्सर बनाया तो मल्टीपल चीजों बात की कि लस्सी बना पाएगी कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर हाउस होल्ड उसी लिए यूज करेंगे। हाँ भाई लस्सी तो बहुत बढ़िया बना पाएगी, लस्सी बहुत बढ़िया बना पाएगी, थी भी सस्ती, बट कम टाइम में बढ़िया लस्सी शेक करने के लिए मोटर को तेज घुमाना पड़ेगा, 2000 RPM पे राउंड पर मिनट पे मोटर घूमेगी। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन एक ग्लास लस्सी बनाने का 10 रुपए होगा, क्या कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो इंडिया में वो जो इंडक्शन कुकटॉप्स आते हैं, अगर उसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत बढ़ जाए, क्या लोग खरीदेंगे? लोग तभी उसको खरीदेंगे जब उसका कंजम्पशन कम होगा। पीपल अंडरस्टूड? तो कंपनी ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाती हैं, वो उसकी मार्केट फीसिबिलिटी देखती हैं कि मार्केट में एक नॉर्मल कंज्यूमर खरीदने लायक होगा या नहीं होगा। जैसे अगर आपको कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है, बिल्कुल करिए, आपको फंड तब किया जाएगा जब वो कोई समस्या हो, समस्या बहुत ज्यादा लोगों की होनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई फंडिंग उसकी देगा ही नहीं। अभी मैं 11th क्लास में एक लेक्चर दे रहा था, तो मेरे को लगा कि इंडिया में शादी ब्याह के सीजन में मेहंदी बहुत लोग लगाते हैं, करवा चौथ हस्बैंड्स का एनुअल टॉपअप डे, उस पर मेहंदी बहुत लगती है, तीज का व्रत उस पर मेहंदी बहुत लगती है, ईद बकरीद है उस पर मेहंदी बहुत लगती है, कुछ हो जाए मेहंदी लगवानी है। अब बच्चे का सर थोड़ा तमीज और स्लो वॉइस में बोलिए सर, जिनके घर खुद कांच क्यों वो दूसरों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अब मेहंदी वाले बड़ी नौटंकी करते हैं,
₹500। एक वो पता नहीं कौन सी मेहंदी का ब्रांड नेम होने लग गया, अरेबियन मेहंदी लगेगी। मैंने ये ले लो, अब चलो यूएई। कह रहे नहीं नहीं यही लग जाती है। ₹500 बस। मैंने कहा ये क्या है, वो प्रिंट आउट निकाल लो कंप्यूटर का, छाप दो उसी में। अब बड़ा एक्सपेंसिव है। या सो कॉल्ड आपको शादी ब्याह में बुलाना है, ब्राइडल मेहंदी ₹21,000। समझ में आ गया? मैंने तो अपनी वाइफ को शादी में फोन कर दिया था, ऐसा है सड़क पे ₹100 की लगती है, एक हाथ लगवा लेना बस। 21,000 मैं ना खर्च करने वाला, साफ बात। पैसा बचा लेंगे, म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, काम आएगा। समझ में आ गया? कह रही अच्छा हुआ लहंगा पहले ही खरीद चुके थे, नहीं तो आप तो टी शर्ट और जीन्स में ही शादी करवाते हमारी। रेड टी शर्ट रेड जीन्स, बैल दौड़ा ले फिर। तो इतना महंगा महंगी मेहंदी का रेट। तो मैंने सोचा एक साइंटिस्ट को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं एक मशीन बना ले। वो मशीन पहले पाम को और आम को पूरा स्कैन कर लेगी, मेहंदी के डिजाइन और उसके रेट्स होंगे, क्लिक करे 10 सेकंड में मेहंदी लग गई। कितने? 10 सेकंड में। सर आपके कस्टमर्स कौन होंगे? सारे ब्यूटी पार्लर वाले हैं। समझ में आ गया? हर जगह जहां पे रेस्टोरेंट वगैरह में लोग विजिट करते हैं वहां लगवाऊंगा। जो लोग शादी में लास्ट डे आते हैं, मौसी लोग जिनके पास टाइम नहीं होता है, मेहंदी की रस्म तो कल थी आज तो है नहीं, तो बैंक्वेट हॉल वाले भी खरीद लेंगे। रेलवे स्टेशन, जो लोग शादी ब्याह में जा रहे हैं ट्रेन से, स्टेशन पे लगवा लें, वेन्यू तक पहुंचते पहुंचते सूख भी जाएगी। इज दैट क्लियर? जो बैंड बाजे वाले होंगे वो भी 1 घंटे पहले आके बैंक्वेट हॉल के बाहर खड़े हो जाते हैं, उनमें भी एक छोटा सा फिटमेंट लगवा देंगे इसका। जब ये बहुत प्रमोट हो जाएगा तब हैंडी मेहंदी मेकिंग डिवाइसेस आप खरीद सकते हैं ₹10,000 का, जैसे घर में आरओ लगता है। बाजार से ₹20 की मेहंदी खरीद डालिए, पानी डालिए, अपना बोलेगा और आप लगा सकते हैं। घर में 4 लोग हैं तो सर आइडिया बन गया आपका, स्टार्टअप चालू करें इसका। तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपेरिमेंट। और ये मशीनें दुनिया भर में बिकेंगी और फॉरेन कंट्रीज में इसकी सेल ज्यादा होगी। अब मैं आपको मेहंदी का साइंटिफिक रीजन बताता हूं चिल्ड्रन। इंडिया में या अगर हम बात करें गर्म देशों में इसका चलन ज्यादा क्यों है? मेहंदी जिस पत्ती से बनाई जाती है, जब लगती है बहुत ठंडी होती है। सर्दी में मेहंदी मत लगा लीजिएगा, 13 दिन बाद हलवा पूड़ी बढ़ जाएगा। सर में भी लोग मेहंदी लगाते हैं, जब मेहंदी उतारते लगता है किसी ने पान वान थूक दिया उनके सिर पे, बाल सारे ऑरेंज हो जाते हैं। गॉट इट क्लियर? तो हाथ में मेहंदी इसीलिए लगाई जाती है, वो ठंडक पहुंचाती थी शरीर को। इज दैट अंडरस्टूड? ये मेहंदी का बेसिकली साइंटिफिक रीजन है। तो मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो 100 करोड़ की फंडिंग कर दीजिएगा, 10% इक्विटी आपको दे दूंगा। शार्क टैंक वालों ने बुलाया था, मैं जा नहीं पाया। तो बेस्ट मेथड जो इसमें से होगा हम उसको यूज करेंगे। वी विल नॉट बी यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हमारी रिसर्च के हिसाब से ही हम काम करेंगे। आज की तारीख में कोई चिट्ठी पत्री लिखता है बच्चों? नो। क्या करता है? ईमेल। और आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट किसने यूज किया था? अमेरिकन डिफेंस ने चिल्ड्रन। उनका जो घटिया सिस्टम था वो उन्होंने गूगल को बेच दिया, फिर गूगल उसको डेवलप करके अपने लिए आ गया है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट इससे भी ऊपर चलती है। तो ईमेल हम यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आप कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हैं, आप बोले मैं व्हाट्सएप भेजूं, कहेगा नहीं व्हाट्सएप नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ईमेल। तो ईमेल को सर्टिफाइड माना गया बट व्हाट्सएप को सर्टिफाइड नहीं माना गया। ऐसा क्यों? व्हाट्सएप में वो फैसिलिटी होती है ना, डिलीट फॉर एवरीवन, बट ईमेल में प्रैक्टिकली ऐसी फैसिलिटी नहीं होती। ईमेल गया तो अब गया। इज दैट अंडरस्टूड? तो आजकल मेजॉरिटी काम तो किसके थ्रू हो रहा है कम्युनिकेशन का? तो दैट्स अ साइंटिफिक मेथड, दैट्स अ साइंटिफिक मेथड। समझ में आई बात? चलिए, तो ये मतनी सबको समझ में आ गई बच्चों? समझ गए? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब इज अंडरस्टूड। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव इट इन योर नोटबुक। तो ये बात सबको क्लियर हो गई? तो मान लीजिए किसी स्कूल में 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ गए, बोथ हैव स्कोर्ड व्हाट इज कॉल्ड एज 98.75% मार्क्स। गोल्ड मेडल किसको दिया जाए? मैनेजमेंट तो कहता है किसी एक को दीजिए। तो बोला गया कि अगर पीसीएम का स्टूडेंट है तो सबसे पहले मैथ्स के मार्क्स देख लो, देवर सेम। फिजिक्स के देख लो, देवर सेम। केमिस्ट्री के देख लो, देवर ऑल्सो सेम। तो एक काम करो, फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स देख लो। यहां पे एक का 98 था और एक का 99 था, इस वाले को दे देते हैं। दैट इज साइंटिफिक। ओके, बट मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? अगर ऐसे होगा तो बच्चों के मन में भावना आ जाएगी, व्हाई दिस सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड, जब मेरा आईटी में इसी सिलेक्शन होना है। तो मैनेजमेंट कह रहा है चलो दोनों को दे दो, क्या फर्क पड़ता है, कौन हमको 1 करोड़ 1 रुपए की स्कॉलरशिप देनी है, 11,000 ही तो देना है। जब 2 फोटो लगेगी तो अगले साल 2 एडमिशन दो और हो ही जाएगा। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई? चलिए, सो सेंडिंग इंफॉर्मेशन बाय ईमेल, समझ गए? मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और बेचारा वर्कर क्या एक्सपेक्ट करता है? सैलरी मेरी ज्यादा हो। मैनेजमेंट चाहता है कि सेल ज्यादा हो और वर्कर क्या कह रहा है?
मालिक प्रमोशन दे दो। टीचर चाहता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करे, बच्चा चाहता है वाह वाह मार्क्स मिल जाए। मैनेजमेंट चाहता है कि भाई बिजनेस दिन दुगनी शाम चौगनी, रात ऑक्टा कोर और भोर में ना ना ना, शाम को क्वाड कोर और भोर में ऑक्टा कोर तरक्की करे। वर्कर क्या चाहता है, मेरी जॉब सिक्योर रहे। यस और नो चिल्ड्रन, यस और नो। तो इन दैट केस सो कॉल्ड मैनेजर क्या करेगा, डांस करेगा ऐसे ऐसे करके, डांस तो नहीं करेगा ना। तो मैनेजर वर्कर से बोलेगा कि एक काम करते हैं कि चलो हम नौकर और मालिक से बड़ा रिश्ता बनाते हैं, आप रेवेन्यू बढ़वाने में हेल्प करिए, जितना परसेंटेज रेवेन्यू बढ़ेगा हम उतनी परसेंटेज सैलरी बढ़ा देंगे। अगर रेवेन्यू 40% बढ़ा तो सैलरी 40% बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो अगर आपने रेवेन्यू को 100 करोड़ से 140 करोड़ किया, आपकी सैलरी अगर 5 लाख थी तो हम 7 लाख रुपए आपको सैलरी दे देंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट। अभी कुछ दिन पहले बच्चों हमारी यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑफर निकाला था, यू कोट योर प्राइस एंड वर्क व्हाट वी कोट। डॉक्टर्स के एम्प्लॉयमेंट के लिए था। CHC एंड PHC सुना होगा आपने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। गांव वगैरह में जनरली डॉक्टर्स की बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई डॉक्टर गांव में जाके रहना नहीं चाहता क्योंकि भाई लिविंग कंडीशंस आर वेरी बैड। MS लेवल का डॉक्टर जिसको MS करते समय लाख रुपए महीना मिल रहा था, क्या वो गांव में जाके सड़ेगा? नो। तो योगी जी की सरकार ने कहा 5 लाख रुपए देंगे। अब 5 लाख किसी डॉक्टर को स्टार्टिंग सैलरी भी नहीं मिलती, लगभग 1.5 पौने 2 लाख पे स्टार्ट होते हैं लोग। ओके, MS में तो 80-90 हजार रुपए इनको इंटर्नशिप भी मिल जाती है। 5 लाख रुपए गवर्नमेंट क्यों देने को राजी हो गई? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा 12 महीने में कितना देंगे, 60 लाख। 60 लाख वाले से 30% तो हम टैक्स ले लेंगे, लगभग 20 लाख रुपए तो वापस ही चलाएगा। देना ही कितना है, 40 लाख। समझ में आ गया? तो जितना दिख रहा है उतना है नहीं, और पैसा ज्यादा मिलेगा तो लोग इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे, उन रिटर्न्स पे भी हम टैक्स लेंगे इनसे। तो मोटा मोटा बोल रहे हैं 5 लाख इफेक्टिवली आपको 2.5-3 लाख से ऊपर का एडवांटेज नहीं होने वाला है। तो गवर्नमेंट क्यों इतना बड़ा ऑफर दे रही है? जो लोग शहर में डॉक्टर हैं उनको भी, जो 10 साल 20-20 साल के डॉक्टर्स हो गए बच्चों जो रिटायर होने वाले हैं, उनकी सैलरी भी शायद 3.5-4 लाख रुपए के आसपास ही होती है। बट इन नए वालों को कितना मिल रहा है, 5 लाख। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भाई ऐसे ही अगर जबरदस्ती किसी को गुजरेंगे तो वो काम ठीक से नहीं करेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट, तुम पैसा दो हम काम करेंगे। तो 4-5 साल भी किसी ने अगर काम कर लिया तो लगभग ठीक ठाक पैसे उसके पास आ गए। इज दैट अंडरस्टूड? सो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, देयर शुड बी अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अमंग द वर्कर्स फॉर द एम्प्लॉयर्स। अगर वर्कर्स को मैनेजमेंट समझेगा तो वर्कर्स भी मैनेजमेंट के बारे में कुछ समझेंगे। तो अगर आप एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा चिल्ड्रन, जितने भी DO लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिसर चिल्ड्रन, इससे ऊपर के सबको कार के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। आपको 10 लाख रुपए की कार खरीदनी, आप खरीद लीजिए, 5 इयर्स में आप सिर्फ 10 लाख रुपीज ही हमको दीजिएगा, इंटरेस्ट का पैसा हम भरेंगे। तो क्या एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल भी नहीं। सर अगर भाग गया तो ना, जब तक आपका कार लोन पे नहीं हो जाता आप एम्प्लॉयमेंट को छोड़ नहीं सकते। इज दैट क्लियर? तो ये कंपनी आपसे बॉन्ड भी भरवाती हैं। तो पॉलिसी शुड बी ऑफ गिव एंड टेक। आप हमारे लिए अच्छा करिए तो हम आपके लिए अच्छा करेंगे। समझे इस बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? चलिए लिख लीजिए झटपट फास्ट। सो समझ में आ गया, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड चिल्ड्रन। तो अगर हम बात करें अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के 11th क्लास में, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट्स। तो वो भी क्या था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो अगर आप एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं अप्लाई करेंगे, उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में नहीं सोचेंगे बच्चों, क्या वो नए आइडियाज आपको देगा? बिल्कुल नहीं देगा। गॉट इट क्लियर? तो यू थिंक फॉर द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय विल थिंक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। तो जब लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, सुब्रत राय सारा जी ने उनको बोला था कि आपका रेलवे लॉस में जाता है, गिव इट टू अस, जो भी आपकी कॉस्ट होगी 20% बढ़ा के हमसे आप ले लीजिएगा। तो लालू प्रसाद यादव जी ने बोला सुब्रत राय सारा जी से, उनकी डेथ हो गई इस ईयर में, कि भाई आप कैसे प्रॉफिट में रेलवे को लेकर आएंगे? कह रहे सिंपल है, एक्चुअली आपका जो टिकटिंग डिपार्टमेंट है सबसे बड़ा सो कॉल्ड फ्रॉड डिपार्टमेंट वही है, क्योंकि आपकी कोई भी ट्रेन खाली नहीं जाती है।
आप जब कॉस्ट ऑफ टिकट कैलकुलेट करते हो तो पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिवाइड करते हो नंबर ऑफ पैसेंजर्स से, और प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हो। आपके टीटी लोगों को बैठा के ले जाते हो और पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो कह रहे क्या करें, कैमरा लगवा दे, कह रहे कैमरे से कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि टीटी के पास ऐसी ऐसी हरकतें हैं पैसा लेने की कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो इन दैट केस उनका किया क्या जाए, कह रहे टीटी इसको इंसेंटिव दे दीजिए कि जितना WT लोगों को पकड़ के चालान काटेंगे उसके बेसिस पे उनकी सैलरी बढ़ेगी और उनका प्रमोशन होगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? जिस दिन से ये चीज रेलवेज में आई, ऑटोनोमी आई, ट्रेन अगर लेट होती थी तो पहले ओवर टाइम किसी को नहीं मिलता था, अब ट्रेन के लेट होने पे ड्राइवर को, गार्ड को ओवर टाइम मिलता है बच्चों, बट जो टिकट कलेक्टिंग स्टाफ होता है उसको ओवर टाइम नहीं मिलता। तो अभी वो लोग कोर्ट कचहरी कुछ कर रहे हैं। एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने टीटी से पूछा थोड़ा सा, मैंने कहा बढ़िया है ओवर टाइम है, आपको तो एक्स्ट्रा मिलता होगा। कहना नहीं, वी डू नॉट गेट, ओनली ड्राइवर्स एंड गार्ड कम्युनिटी गेट। गॉट इट क्लियर? क्यों, काम तो वही करते हैं बेसिकली, हम तो खाली घूम रहे हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो अब टीटी को जब अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, क्या वो एफर्ट करेगा चिल्ड्रन? बिल्कुल एफर्ट नहीं करेगा। अंडरस्टूड? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी उसी का पार्ट है। एवरी एम्प्लॉय शुड नॉट वर्क ओनली फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देयर शुड बी चिल्ड्रन टीम वर्क। और ये आपके घर में भी होता होगा। मान लीजिए कि मम्मी पापा के कुछ फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हैं या कुछ रिलेटिव्स हैं, घर पे आए और उन्होंने देखा कि मम्मी किचन में अकेले लगी हुई हैं, तो साथ में वो आंटी लोग भी किचन में आ जाती होंगी। सर सच्चाई बताएं, बहुत चतुर टाइप की आंटी है, कोई ना आती। अगली बार से मम्मी को समझा दीजिएगा उनके यहाँ भी किचन में जाने की जरूरत नहीं है, बट आंटी लोग को वीडियो मत दिखा दीजिएगा। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आ गया ना? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? सोशल टीम वर्क। व्हाट? सोशल टीम वर्क। मेनी टाइम्स आपने देखा होगा कि किसी रेस्टोरेंट में आप जाएं, आई रिपीट, किसी रेस्टोरेंट में वेटर अगर आपके टेबल से ऑर्डर लेके गया है बच्चों, तो दूसरा वेटर आपकी बात भी नहीं सुनेगा। तो सर ये तो फिर गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं हुआ। उसके मैनेजर ने उसको बोला है कि भाई 10 टेबल्स आर देयर, 3 वेटर्स आर देयर, सब लोग 3-3 और एक वेटर 4 टेबल ले लो। सिर्फ इसी टेबल का ऑर्डर तुमको लेना है, क्योंकि अगर दोनों ऑर्डर रिपीट हो गए वहां पे तो कुकिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा कुकिंग को अवॉइड करने के लिए हमने टेबल्स को बांट दिया है। अब आप बोलेंगे सर आपको ये कैसे पता? एक दो बार मैं रेस्टोरेंट गया, दूसरे वेटर को बदतमीज सुन ही नहीं रहा है मेरी बात, तो मैं दमकते हुए पहुंच गया, तो मैंने कहा व्हाट इज दिस न्यूसेंस? कह रहा सर ये वेटर्स को हमने टेबल्स अलॉट की हुई हैं, कि इस रो की टेबल रामू की, उसकी मामू की, इधर शामू की। इज दैट क्लियर? तो सर दूसरा वेटर अगर आपसे ऑर्डर ले गया है और तीसरा फिर से चला है तो किचन में ऑर्डर रिपीट हो जाएगा। दैट्स वाई ऐसा नहीं होता। इज दैट अंडरस्टूड? मेनी अ टाइम्स देखा गया कि भाई ऑर्डर प्रोसेसिंग ठीक से हो ही नहीं पा रही है, किसी को ऑर्डर पहले आ गया, किसी को ऑर्डर बाद में। तो आजकल मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज वाला सिस्टम सब लोग फॉलो करने लग गए हैं। ऑर्डर का एक नंबर होता है और वो ऑर्डर नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, जब होगा तब आप वहां जाइए, ताकि काउंटर पे भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जब ऑर्डर डिस्प्ले हुआ तो जो वेटर खाली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर तुम्हें टेबल नंबर 5-6-7 दिया गया है बट उस पर कोई नहीं बैठा और 1-2-3 पे कोई बैठा है और 1-2-3 का ऑर्डर रेडी है, तो यू हैव टू सर्व दैट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई? क्लियरली अंडरस्टूड? तो येस्टरडे वी वेंट फॉर एन आउटिंग एट समबडीज प्लेस। सोचा क्या बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे, कुछ इतना खिलाए नहीं, वापस बाहर आके कुछ खाना पड़ गया। तो वेंट टू अ शॉप वेयर ही वाज सेलिंग सम गुड नॉन वेजिटेरियन चिकन रेसिपीज। वैसे तो मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का चक्कर है, बट जब महीना 1.5 महीना हो जाता है, मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल भी नाराज हो गया होगा बेचारा कि कितना खिचड़ी खिलाओगे हमको। तो आई आस्क्ड माय डॉटर, वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग चिकन, मैंने कहा विल यू हैव चिकन सीख कबाब? हाँ यस पापा। मैंने कहा मिर्ची? अरे मैं खा लूंगी, आइसक्रीम भी खा लूंगी ना साथ में। एक हाथ में ब्लू लगून आइसक्रीम थे, एक में चिकन सीख कबाब था। तो जब मैं गया उसकी शॉप पे तो मैंने बिल कटवाया, तो मैंने उसको बोला कि भाई 4 पीस ऑर्डर कर दो। तो बहुत गर्मी थी, वहां पे भट्टी लगी थी, बारबेक्यू था। उसने अपने एम्प्लॉय को बोला जरा मेरे को पानी लाके पिला देना। तो मैंने कहा देखिए ये क्या है? कोऑपरेशन है। मैंने कहा कल की क्लास में इस टॉपिक को लूंगा मैं। लाइव कोऑपरेशन देखा। फिर थोड़ी देर के लिए उसके मालिक ने किसी पर्पस के लिए उसको बुलाया, तो दूसरा एम्प्लॉय आके वो जो स्टिक नहीं होती है वो थोड़ा दाएं बाएं करने लग गया। दैट इज व्हाट? कोऑपरेशन। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको अगल बगल जगह नजर आएंगी तो उसको थोड़ा फील किया करिए, तो एग्जाम में लिखने के लिए चीजें याद रहती हैं कम से कम। समझ गए? पक्का? चलिए, घर में मम्मी का भी हाथ चाची बटा देती होंगी, चाहे चाची की शिफ्ट मॉर्निंग के नाश्ते की थी
दिन की लंच की मम्मी की थी, बट लग रहा है कि मम्मी ने लंच में ढेर सारा काम करना है, तो चाची ने कहा चलिए हम हाथ थोड़ा सा बटा देते हैं। तो चाची इज डूइंग व्हाट, कोऑपरेशन। और शी शुड सिट इनसाइड द रूम वॉचिंग टीवी, सास भी कभी बहू थी, मैं भी कभी बुढ़िया बनूंगी। क्या उनको इंडिविजुअलिज्म अप्लाई करना चाहिए? क्या अप्लाई करना चाहिए? कोऑपरेशन। जब डिनर टाइम पे खाना सर्व होता है तो आप जैसे लोग भी मम्मी की थोड़ी हेल्प करते होंगे, किचन से थोड़े बर्तन ले गए, सर बट हम थोड़ा धीरे धीरे लेके जाते हैं क्योंकि जल्दी लेके तो और काम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? या छोटे भाई बहन है, उनको पानी की बोतल पकड़ा दी, सर एक बार मम्मी ने कहा दाल का कैसरोल हम जानबूझ के गिरा दिए ताकि अगली बार से हमको ये काम बोले ही ना। इज दैट क्लियर? मम्मी भी बहुत चतुर निकल गई क्योंकि वही मेरा वीडियो देखती रहती हैं, उन्होंने ट्रॉली खरीद ली है। अब बेटा ट्रॉली कैसे गिराओगे? इज दैट क्लियर? सर वो ट्रॉली को भी गिरा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगल बगल एयर बैग लगाए ट्रॉली के, बम्पर लगाओ, बम्प कर जाएगी वापस। समझ में आ गई बात? तो दैट इज ऑल्सो कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअल। और कुछ तो इतने दलिदर हैं, जब डिनर लगना हो हम पढ़ रहे हैं अभी, नालायकों को उसी समय पढ़ना है, गेस्ट है उसी समय पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं। तो घर में भी चलता है बच्चों ये कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, रोड पे लोग चल रहे, एक्सीडेंट हो गया, दो चार पहुंच गए फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, क्या कर रहे हो? कोऑपरेशन। अब जो गिरा उसका वीडियो तो नहीं बन पाएगा, मतलब वो तो नहीं बना पाएगा, तो हम कर रहे हैं उसकी हेल्प। दैट इज व्हाट 21st सेंचुरी का कोऑपरेशन। ओके, चले आगे बच्चों? चलिए, समझ गए कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाया जाए? सर एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे दीजिए। कैसी ट्रेनिंग दे दें? जो अनस्किल्ड थे उनको सेमी स्किल्ड बना दो, और जो सेमी स्किल्ड थे उसको हाईली स्किल्ड। जैसे हम एक चाट के दुकान का एग्जांपल ले लेंगे। किसका? चाट की दुकान का। ठीक है, चाट वाला 5 लोगों को खड़ा कर लेता है, प्रोटेक्टर की शेप में बनाता हूं शेप, अब अच्छा लगेगा, चिल्ड्रन। और सो कॉल्ड ये ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये चाट वाला है, पता नहीं नहाया भी कि नहीं नहाया। अब ये चाट वाला सबको एक एक करके फुल की सर्व, सब ऐसे पत्ता आगे लगाते हैं भिखारी की तरह, बड़ा एम्बैरेसिंग भी लगता है। अच्छा उसको मिलनी थी, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए। इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? एक यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगा दो। क्या लगा दो? कन्वेयर बेल्ट, उसमें पानी रखता जाएगा वो। ठीक है, फुल्की आपको 5 पीस उसने दे दी है, अपना डालते जाइए खाते जाइए। तो रेस्टोरेंट में क्या करते हैं वो लोग, एक प्लेट में 5-6 पीस पानी पूरी आपको दे देंगे, ग्लास में सो कॉल्ड वो पानी दे देंगे, और अपना पोर करके खाते जाइए। तो क्या हो रहा है बच्चों? परफॉर्मेंस बढ़ गया। वो एम्प्लॉय जो खड़े होकर फुल्की खिला रहा था, नाउ ही मे बी पुट टू सम अदर यूज। शादी ब्याह में कैसे किया जाएगा सर? शादी ब्याह में कैसरो वो होते हैं पानी के कंटेनर्स, उसमें पानी भर दो और 8-10 लगा दो, और सबसे को फुल्की लेके लाइन में आए, ऐसे ऐसे नल से खोलते जाओ डालते जाए। तो उस एम्प्लॉय को जिसके पास कोई काम नहीं, फालतू काम कर रहा है, तो ये काम मशीन कर सकती है। सर वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, जैसे शॉपिंग मॉल्स के वॉशरूम में टैप होता है, आपने बटन दबाया, पानी आ गया, अपने आप बंद हो गया, जैगवार का, जैगवार वाले टैप में ही जलजीरा लाइए, जैसे ही हाथ नीचे करेंगे पानी फ्लो करने लगता है, जैसे ही पानी पूरी नीचे करेंगे पानी फ्लो करने लग जाएगा और रुक जाएगा। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, इंप्रूव कर जाएगी एफिशिएंसी। नहीं समझे बात को? खोपड़े में बात गई? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? चलिए, सो क्वेश्चन लिख लीजिए, तो अगला प्रिंसिपल आपको समझ में आएगा इसका। मैं इसमें एक अपना भी एग्जांपल ले सकता हूं। इफ आई हैव अ वीडियो कैमरा, रिकॉर्ड द लेक्चर एंड ऑल दैट, इट विल टेक टाइम, ये काम भी पूरा नहीं हो पाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो भाई सब साथ साथ हो रहा है। तो इसी के साथ अगर हमने जूम पे काम करना सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली हमारी एफिशिएंसी चल रहा है, बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। पहले रेस्टोरेंट वगैरह में या जो टेंट हाउस में वो हलवाई हुआ करते थे ना बच्चों, वो लोग सिलबट्टे पे चटनी पीसते थे, सवेरे से लगे हुए हैं चटनी पीस रहे हैं, 4 लोग सवेरे से पोटेटो पील कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, 1000 लोगों की पार्टी है। आजकल हर चीज की मशीन आती है, आटा डो करने वाली भी मशीन है, गॉट इट क्लियर? और वो आलू पील करने वाली मशीन आ गई है, वो आलू डाल दीजिए, पील करेगी अपने आप और स्लाइस भी दे देगी। तो इससे क्या हो रहा है? एफिशिएंसी एम्प्लॉइज की बढ़ गई। मंदिर का एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले 4-5 लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लिए रहते थे, कोई तबला बजा रहा है, कोई भंडारे मतलब वो ढम 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 कर रहा है, आजकल एक मशीन आ गई है, उसको ऑन कर दीजिए, मल्टीपल मतलब वेपन्स तो नहीं है, मल्टीपल उसमें इंस्ट्रूमेंट टन टन डन डन मन मन सब एक साथ होता रहता है। तो उससे भी क्या हो रहा है? पुजारी जी की एफिशिएंसी बढ़ गई है। प्रसाद चढ़ाना है, रामलला बहुत दूर है, हर इंसान को तो जाने नहीं दे सकते भाई,
नुकसान पहुंचा सकते हैं। पता नहीं 4 दिन से नहा के आएंगे, मूर्ति छुएंगे, तो क्या किया जाए, कन्वेयर बेल्ट लगा दो, प्रसाद आपका जाएगा। समझ में आ गया? वहां एक मशीन लगी होगी, वो ऐसे रामलला को प्रसाद दिखाएंगे, वापस आके आ जाएगा। तो क्या हो रहा है बच्चों, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्रसाद भी रामलला तक पहुंच गया और आपकी श्रद्धा भी पूरी कंप्लीट हो गई। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड करेगी कि भाई रिक्वायर्ड ट्रेनिंग हमारे एम्प्लॉय के पास है या नहीं, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन उसके पास है कि नहीं। अगर नहीं है, थोड़ा सेमी क्वालिफाइड है, तो हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, नाम आपने जरूर सुना होगा, HSE, सॉरी, HSCIL, सुना है बच्चों नाम? होंडा CLSIEL कार्स इंडिया लिमिटेड। ये अपनी टॉप पोजीशंस के लिए फैक्ट्री के जो सो कॉल्ड मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड ऑल होंगे, उनका क्वालिफिकेशन तो रखते हैं बीटेक विद एमबीए। बीएससी विद एमबीए भी तो चल जाएगा, टेक्निकल है थोड़ा सा। बट जिन लोगों को वो लोग प्रोडक्शन लाइन पे लगाते हैं, जिनका काम है कार जब मैन्युफैक्चर हो रही है टायर फिट करना, बोल्ट लगाना, सीट लगाना, क्या बीटेक कोई काम करेगा? नो। उसके लिए ये बच्चे कहां से लाते हैं? ITI, दैट इज पॉलीटेक्निक, जिन्होंने डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया होता है। 10th क्लास पास करने के बाद इट्स अ 3 ईयर कोर्स, इट्स अ 3 ईयर कोर्स, और आप इक्विवेलेंट टू 12th पास माने जाते हैं। इनमें बीटेक अगर कोई बच्चा करना चाहे तो सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन उसको मिल जाता है, फर्स्ट ईयर उसका एग्जाम्प्ट हो जाता है। होंडा इन स्टूडेंट्स को लेता है बच्चों, इनको वो किसी जमाने में, मतलब मैं आज की बात अगर करूं, होंडा विल पे देम अराउंड 40,000 रुपीज पर मंथ, और इसके साथ एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इन बीटेक करवाया जाता है किसी कॉलेज के साथ टाइप करके। लैब वर्क के लिए फैक्ट्री में इटसेल्फ दे आर वर्किंग, बीटेक इन ऑटोमोबाइल इनको करवाया जाएगा। लैब वर्क तो फैक्ट्री हो गई पूरी की पूरी लैब। क्लासेस के लिए कुछ रूम्स उसी प्रेमाइसेस में होते हैं, एंड प्रोफेसर्स इवनिंग में आते हैं। मतलब अगर इन एम्प्लॉइज का एक बैच है, लेटर से 60 स्टूडेंट्स का चिल्ड्रन, तो ये सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक फैक्ट्री में काम करेंगे, और 6 से 9 इनकी क्लास चलेगी, क्योंकि भाई ये काम करने वाले लोग हैं, इनको ज्यादा थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 3 साल में इनका बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर होंडा इनको थोड़ी सी एडवाइजरी या मैनेजरियल पोजीशंस दे देगा। सैलरी तब तक इनकी बढ़ के हो जाएगी अराउंड 60,000 रुपीज, और उसके बाद जब होंडा ये जान जाएगा भाई ये बीटेक क्वालिफाई हो चुके हैं, तब इनकी सैलरी पैकेज हो जाएगी अराउंड 90। फिर इनको कहेंगे कि भाई 1-2 साल और काम कर लो, फिर IIM से या किसी अच्छे कॉलेज से इनके टाइप्स होते हैं, वहां पे इनको एग्जीक्यूटिव MBA कराया जाता है, तब इनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए हो जाती है। और सर जो डायरेक्ट पढ़ाई लिखाई करके बीटेक करके आ जाए, उसकी सैलरी डायरेक्ट 2.25 लाख रुपए हो जाती है। तो सर वो नहीं अच्छा? वो अच्छा तो है, बट क्या हर इंसान बीटेक कर पाएगा? नो। क्या हर इंसान कैट क्वालिफाई कर पाएगा? नो। कंपनी को काम से मतलब है, आपकी डिग्री नहीं चाटनी उनको। इज दैट क्लियर? कंपनी को काम से मतलब है, और एडवाइजरी एंड मैनेजरियल पोजीशंस पे कम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, बॉटम पोजीशन पे रिक्वायरमेंट ज्यादा लोगों की है। तो इस तरह से जब आप ऊपर जाते हैं, तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बढ़ जाती है। तो अगर किसी को लेटेस्ट से एक्चुरियल साइंसेस का कोर्स करना हो, तो या तो वो सिंपल 12th पास करे, फिर ग्रेजुएशन, और फिर एग्जाम दे। एग्जाम्स आर सुपर डिफिकल्ट, सुपर डिफिकल्ट। बट अगर आपने इंश्योरेंस लाइसेंशिएट का सो कॉल्ड वो ले लिया सर्टिफिकेट, मतलब आप एक इंश्योरेंस एजेंट बन गए, बड़ा ही घटिया लेवल का काम होता है बेसिकली स्टार्टिंग में, उसके बाद आपके कुछ पेपर्स वहां पे या सर्टिफिकेशन एग्जाम्प्ट किए जाते हैं। तो 15-16 पेपर होते हैं, 2 शायद एग्जाम्प्ट है या एक लेवल होता है, वो एग्जाम्प्ट कर देते हैं लोग। तो उस रूट से आपकी एंट्री इजी हो जाती है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? सिमिलरली हमारे कंट्री में एक CFP प्रोग्राम चलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यूएस के थ्रू। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और मिनिमम 3 इयर्स का फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल एंटरप्राइज में एक्सपीरियंस है, तो आपको 4 पेपर्स जो NSE लेता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, वो आपको नहीं देने हैं। तो पेपर की कॉस्ट भी 14,000 रुपए बच गई, और 10,000 रुपए स्टडी मटेरियल का बच गया। इज दैट क्लियर? 1 साल का टाइम रिड्यूस होकर 3 महीने हो जाता है। सिर्फ आपको एक मेन पेपर देना होता है जो यूएस से आता है बेसिकली। और अगर आप एज अ स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद CFP करते हैं, तो फिर वो 1 साल का प्रोग्राम होता है, 5 पेपर्स आपको देने पड़ेंगे, 4 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेगा, और एक यूएस का FPSB बना के देगा। तो ये बातें मेरी समझ में आ गई सबको?
तो दिस इज कॉल्ड एज हाउ टू गेट द वर्कर हैविंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो या तो भाई आप बीटेक करके आ जाइए, नहीं है तो वी विल प्रोवाइड यू नेसेसरी ट्रेनिंग। मैकडोनल्ड्स क्या करता है, 12वीं पास को पकड़ लेता है, इतनी अंग्रेजी सिखा देता है, इतने एफएक्यू सिखा देता है कि आपसे सामने वाला क्या क्या पूछ सकता है, बस उतना ही उनको आता है, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं आता। 3 महीने पहले मैं गया था मैकडोनल्ड्स, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, कुछ गड़बड़ सामान दे दिया, आई वेंट बैक टू द काउंटर एंड सेड कि ये सामान तो गड़बड़ दिया ही है और ऊपर तुम्हारी मशीन भी नहीं चल रही है। तो तुरंत वहां से भागते हुए गया अपने फर्स्ट फ्लोर मशीन देखने के लिए। बाय द टाइम मैंने दूसरे एम्प्लॉय से बोला वेयर इज ही, सर वॉशरूम गए हैं। मैंने कहा वारे झुट्टे, अभी वो बता के मैंने उसको भेजा, तुम कह रहे हो वॉशरूम क्यों, उनको ट्रेनिंग में यही बोला गया है, कोई पूछे क्या बोलना है, वॉशरूम गए हैं, क्योंकि उसके बाद इंसान कुछ बोलेगा ही नहीं। समझ में आया? तो ट्रेनिंग भी एकदम स्टिकर टाइप होती है, जो बोला है बस वही बोलना है, अपना दिमाग नहीं लगा। अगर यहाँ गए वहां गए कस्टमर भड़क जाएगा, अरे हम पागल है क्या इतनी देर से लाइन में लगे हुए हैं। तो ये बात समझ में आगे चल रहे। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, तो समझ में आ गया, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। और ये जो मैंने आपको होंडा का एग्जांपल दिया बच्चों, रियल लाइफ एग्जांपल है। आई हैड अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट नेम्ड एज मिस्टर तरुण गुप्ता फ्रॉम सेंट जोसेफ जलालाबाद। तो उसका बड़ा ब्रदर, उसने 10th के बाद ही उस स्कूल से पढ़ाई छोड़ी और अप्लाई कर लिया पॉलिटेक्निक के लिए। उसके बाद उसको होंडा CL 2 व्हीलर्स ने हायर किया, वहां पे उसको बीटेक कराया गया, फिर उसने होंडा CL कार्स ज्वाइन कर लिया। 10 साल नौकरी करने के बाद दोनों भाइयों को समझ में आ गया कि नौकरी में कुछ नहीं रखा। अब वो पैन इंडिया बेसिस पे अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाते हैं विद 4 ऑफिसेस। अब नौकरी गिलना चले आना मेरे पास। समझ में आई बात कि नहीं आई चिल्ड्रन? तो ये सब भी दुनिया में चलता रहता है, आपके पास थोड़ा एक्सपोजर कम है तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हर जगह होता है। आप होटल मैनेजमेंट का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लीजिए, 10th के बाद 3 साल का किसी होटल में आपकी वेटर की नौकरी लग जाएगी। वेटर की नौकरी करते करते अगर आपकी स्किल्स थोड़ी सी अच्छी है, थोड़े प्रेजेंटेबल हैं, तो होटल का जनरल मैनेजर बोलेगा अपने CEO से कि ये बहुत अच्छा स्टाफ है, इसको अगर थोड़ा सा और पढ़ा लिखा दें तो उसकी स्किल्स और एनहांस हो जाएंगी, पूरी कॉस्ट हम फाइनेंस कर देंगे, तो 10 साल कम से कम नौकरी करेगा और 10 लोगों को कुछ सिखा के जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो वहां पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज और ऐसे ऑफर्स आपको मिलते रहते हैं। समझ में आ गया? तो अब 2 बातें हैं, सर फॉर्मल एजुकेशन लेकर यहां तक जाएं या इनफॉर्मल, ये आपकी चॉइस है। कुछ लोगों का क्लास के अंदर मन लगता है, कुछ लोगों का काम करने में मन लगता है, तो दोनों एक ही लेवल पे पहुंचेंगे, बस थोड़े से डिफरेंसेस कहीं ना कहीं रहते हैं। फाइन, डन चिल्ड्रन? समझ गए इस बात को? समझ गए भाई? सो एफिशिएंट एम्प्लॉय ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और कमाएगा भी ज्यादा, इनएफिशिएंट होगा तो वो ज्यादा नहीं कमा पाएगा। तो आपके स्कूल टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होगी कोविड पीरियड में चिल्ड्रन कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, दे शुड बी नोइंग, यस और नो? अब अगर कोई टीचर स्कूल छोड़ के जाता है और नहीं आता है तो स्कूल एक्सपेक्ट करेगा कि इनको भी ऑनलाइन पढ़ाना आता है। जब से ये AI मॉडल्स आ गए हैं, हर स्कूल चाहता है हमारा टीचर AI इक्विप्ड हो, उसको चैट GPT डाली और ये सब यूज करना आता हो, ताकि बच्चों के लिए अच्छा स्टडी मटेरियल डेवलप होगा है। नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आ गई बात? तो अगर आपको ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं, मान लीजिए हमारा यूपी टेक नाम सुना है बच्चों, उत्तर प्रदेश टेक्निकल सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट एक है, यूपी टेक गवर्नमेंट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है कंप्यूटर कोर्स का। अगर यूपी टेक एक AI का डिप्लोमा कोर्स लॉन्च कर ले और वो 10 टीचर्स ने कर लिया, तो स्कूल सोचेगा भाई इनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दो, क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, इनके पास स्किल एनहांस हो गई है। अगर इनको दूसरा स्कूल ज्यादा सैलरी ऑफर करेगा तो ये भाग जाएंगे। समझ में आ गया? उसमें से मान लीजिए कोई टीचर ह्यूमन रिसोर्स में MBA भी करके आया है, स्कूल ने सोचा इसको अपने टीचर सिलेक्शन विंग में डाल देते हैं कि टीचर्स के सिलेक्शन के लिए इस टीचर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही है? तो अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो आपकी अर्निंग प्रोफाइल भी ज्यादा होगी, एफिशिएंसी कम है तो अर्निंग प्रोफाइल कम होगी। ओके, चलते हैं आगे। चल रहे आ गया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, टेक्निक्स। अभी मैंने वर्क स्टडी आपको कुछ बताया था ना। चलिए, तो फैक्ट्री में हमारे टेलर साहब ने इन्हीं सब बातों पे चर्चा की थी चिल्ड्रन। फंक्शनल फोरमैनशिप, डिफरेंशियल वेज सिस्टम। 2 तरह का वेज सिस्टम होता है चिल्ड्रन, एक दिहाड़ी मजदूरी होती है, दिन भर का 600 मिलेगा। एक पीस वेज सिस्टम होता है, एक टाइम वेज और एक पीस वेज। टाइम वेज का मतलब 8 घंटे का इतना पैसा है, काम आप कितना करें इससे कोई मतलब नहीं। पीस वेज का मतलब होता है जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। यू वर्क फॉर 10 पीसेस प्रोडक्शन, 10 पीस का पैसा देंगे। 100 पीस प्रोड्यूस करेंगे तो 100 पीस का पैसा देंगे।
मैकडॉनल्ड्स इंसेंटिव ऐसे ही देता है ऑर्डर्स वालों को, जितना ज्यादा ऑर्डर आप 4 घंटे के अंदर लेंगे आपका इंसेंटिव उतना ज्यादा कि आपने कस्टमर्स को जल्दी सर्व किया। फंक्शनल फोरमैनशिप में भी क्या आएगा बताऊंगा, नॉट टू वरी। द प्रोसेस इन द फैक्ट्री शुड बी सेम, दैट इज टू से इट शुड बी चिल्ड्रन स्टैंडर्डाइज्ड। आई रिपीट, इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। अगर आप टेलर से शर्ट स्टिच करवाते हैं, 4 बार एक ही टेलर से 4 शर्ट स्टिच करवाओ, क्या एग्जैक्टली सेम साइज की बनाएगा? कोई 2 mm बड़ी होगी, कोई 3 mm चौड़ी होगी। बट फैक्ट्री में अगर मोबाइल फोन प्रोड्यूस हो रहे हैं चिल्ड्रन, ऐसा होगा एक आईफोन 1 mm बड़ा बन गया? नो। तो ये होता है स्टैंडर्डाइज टेक्निक। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी मैकडॉनल्ड आलू टिक्की बर्गर खा लीजिए चिल्ड्रन, द टेस्ट वुड रिमेन सेम। पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप कोको कोला की कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, द टेस्ट वुड रिमेन सेम। बट क्या हर जगह वाटर लेवल का टेस्ट सेम है वाटर का? नो, दे यूज प्रिजर्वेटिव्स। आई रिपीट, दे यूज प्रिजर्वेटिव्स। लेस के चिप्स 10 फैक्ट्रीज में इंडिया में बनते हैं, कहीं पे भी आप खरीद के खाइए, द टेस्ट वुड रिमेन सेम। दिस सिमिलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज व्हाट? इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट। समझ में आ गई बात? प्रोसेस जितना सिंपल होगा काम करने का, एक्यूरेसी रेट उतना ज्यादा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? ये क्या होता है सर? वर्क स्टडी। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा? ज्यादा टाइम लग रहा है तो स्किल कमजोर है, सही कर देंगे उसको हम। कम टाइम अगर लग रहा है तो कहेंगे चलो दूसरों को प्रवचन दो कैसे सो कॉल टाइम बचाना है। कितने फालतू के मूवमेंट्स किए जा रहे हैं स्कूल के अंदर भी, आपने देखा होगा क्लासरूम में राइटिंग बोर्ड और जहां पे टीचर का सो कॉल्ड चौक रखने का एरिया होता है, द गैप इज वेरी लेस, द गैप इज वेरी लेस। कौन सा मेथड यूज करें जिससे आउटपुट सबसे ज्यादा हो? सर दिमाग फट गया काम करते करते, एक ही चीज को बार बार करते 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 मोनोटोनस हो जाता है। बैंक में काफी देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैनेजर कह रहा है मैं बहुत थक चुका हूं मैनेजर की जॉब से, अब मैं कुछ दिन चपरासी की तरह गार्ड की तरह बंदूक लेकर बाहर बैठूंगा ठंडी हवा में। चपरासी कह रहा है हम भी बहुत थक चुके हैं, बंदूक चलाने का मौका नहीं मिल रहा है, हम मैनेजर के ऑफिस में बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज जो बैंक का बैक ऑफिस संभालते हैं, लेटेस्ट से कोई कैश काउंटर में बैठा है, मिस्टर एक्स कैश काउंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है। मिस्टर वाई टेलर का जॉब कर रहे हैं, मिस्टर जेड फाइल्स मेंटेन कर रहे हैं। हर 15 दिन में रोटेशन होगा। जेड किसका काम करेगा, वाई किसका काम करेगा, और एक्स किसका काम करेगा, जेड का। इज दैट क्लियर? स्कूल में भी आपने देखा होगा मंडे को कभी टीचर फर्स्ट पीरियड में आता होगा, कभी वही टीचर वही पढ़ाने थर्ड पीरियड में आता है। ऐसा क्यों किया जाता है? मोनोटोनस ना हो जाए। हाय राम, फर्स्ट पीरियड में डेली जाना है, तो कभी किसी टीचर का फर्स्ट पीरियड फ्री होता है, कभी किसी का लास्ट फ्री होता है। इज दैट क्लियर? हर टीचर चाहता है गर्मी के मौसम में क्लास फर्स्ट हाफ में लगे, सर्दी के मौसम में क्लास सेकेंड हाफ में लगे। समझ में आई बात की नहीं आई? तो काम करते करते मोनोटोनस ना हो जाए, तो इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ योगा एक्सरसाइज कर लो, जॉब को रोटेट कर दो। बट हाँ, ऐसा जॉब रोटेट नहीं होगा कि फिजिक्स के टीचर से बोलेंगे तुम बिजनेस स्टडीज पढ़ाओ, बिजनेस स्टडीज वाला हिस्ट्री पढ़ाए, हिस्ट्री वाला केमिस्ट्री। तुम्हारा ट्री तो सेम है ना? केमिस्ट्री वाला से बोला जाए तुम ज्योग्राफी पढ़ा लो, और ज्योग्राफी वाले तुम मैथ्स पढ़ाना, इंटीग्रल कैलकुलस तुमको। समझ में आ गया? और मैथ्स वाले कह रहे हैं तुम फिजिकल एजुकेशन पढ़ाओ जाकर। तो ऐसा नहीं होगा। सेम प्रोफाइल पे हम चेंजेस अप्लाई करते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज फटीग स्टडी? क्लियरली अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए, तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में आप ये 2 बातें जरूर लिख लें। हम किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाएंगे चिल्ड्रन, उसके डायमेंशन, उसका साइज, क्वालिटी, ये सारा का सारा सेम होना चाहिए। इंडिया के किसी भी कोने पे जाकर लखानी, वुडलैंड, बाटा, इनके शूज खरीदिए चिल्ड्रन, ऐसा नहीं होगा 6 नंबर साइज अगर पैर का है तो मुंबई में शू फिट बैठेगा और लखनऊ में फिट नहीं बैठेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बट अगर लोकल मोची से आप जूता बनवाते हैं 6 नंबर का 2 बार, कभी थोड़ा ढीला बना देगा, कभी थोड़ा टाइट बनवा देगा। समझ में आ गया? बढ़िया कंपनी के सॉक्स अगर आप खरीदेंगे तो वो हमेशा फिट होंगे आपको। बट आलतू फालतू पिंटू सिंह कंपनी के सॉक्स अगर ले लिए तो हो सकता है एक जगह आपको वो साइज ठीक बैठ रहा है और दूसरी जगह ठीक नहीं बैठ रहा। नहीं समझे बात को? खोपड़े में बात गई। लोकल बैटरी कभी हो सकता है 2 साल चल गई, कभी 10 साल चल गई, बट अगर एक्साइड है तो स्टेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा। नहीं समझे? 2 गाड़ियों का देखिएगा शोरूम में खड़े हुए कभी भी, सर ये थोड़ी सी लंबी लग रही है, पापा कहते हैं दिमाग खराब हो गया है, क्या ऐसा हो सकता है? सर इसकी लाइट थोड़ी सी ज्यादा बाहर निकली लग रही है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, लिटरली ऐसा कभी भी
नहीं होगा. So this process is called as what, children? Standardization. Got it clear? चावल एक खेत में किसान ने उगाया और किसान को खुद नहीं पता लगा कि 3 क्वालिटी का चावल कैसे उग गया. तो भाई एक साथ तो बिकेगा नहीं, तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी है उसका प्राइस बढ़ा देंगे, जो सबसे बेकार है वो मेरे को सस्ते में दे देंगे. तो अगर आपका स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है चिल्ड्रन, यू विल हैव क्वालिटी मटेरियल, you will have so called excellent material developed delivered to the public basically. तो जो कंपनीज बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करती हैं, पब्लिक उन्हीं के प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा खरीदना चाहती है. समझ में आ रही हैं बातें? क्लियरली अंडरस्टूड? पीटर इंग्लैंड की शर्ट किसी भी शोरूम से खरीद लीजिए, वैन हुसैन, लुई फिलिप, कहीं से भी खरीद लीजिए, आपके साइज को पूरे इंडिया में एक ही फिटमेंट से बनाया जाता है. बट मुन्ना टेलर की दुकान से 4 बार शर्ट स्टिच करवाई, चारों बार फिटिंग एकदम अलग अलग थी. इज दैट क्लियर? तनिष्क से ज्वेलरी खरीदिए, एकदम इंट्रिकेट डिजाइन मिलेगा, काफी ज्यादा फिनिशिंग. लोकल वो बबलू ज्वेलर से खरीद के ले आए, क्या फिनिशिंग मिलेगी बहुत ज्यादा? नो, थोड़ा सा कहीं निकला होगा, थोड़ा सा दबा होगा. सो परफॉर्मेंस लोगों का भी स्टैंडर्डाइज्ड हो, मशीनों का भी. दैट्स व्हाई वी नीड टू अप्लाई व्हाट? स्टैंडर्डाइजेशन. घर की चटनी नौकरानी ने 4 बार पीसी, चारों बार टेस्ट अलग था, बट टोमेटो केचप का टेस्ट सेम रहता है. तो कहां पे स्टैंडर्डाइजेशन नजर आएगा? टोमेटो चटनी में. समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद की स्टोरी चिल्ड्रन वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज कॉल्ड एज सिंप्लीफिकेशन. तो स्टैंडर्डाइजेशन समझ गए सब लोग? पक्का? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे.